Hello, my lovely students out there. This is ARK representing an ARK9. Dear CS Executive and CS Professional Students, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जी। प्राइसिंग को लेके आईसीडीआर में प्राइसिंग को लेके आईसीडीआर क्या सर इज शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स ऑल्सो एट इक्विटीज ऑन टेक ओवर हो। सबसे ज्यादा मैंने देखा है स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है वो प्राइसिंग की जो टेक्निकल लैंग्वेज है ना उसमें क्लैरिटी नहीं है, बहुत स्टूडेंट्स को नहीं है, और या फिर बच्चों ने रट रखा है या जिसने जैसा समझा दिया है वो वैसा उसने याद कर रखा है। पर इस सेशन के अंदर ऑलमोस्ट सारी टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो आईसीडीआर में प्राइसिंग को लेके, वापस बोल रहा हूं यार प्राइसिंग को लेकर, ठीक है ना, प्राइसिंग को लेकर डिस्कस की गई है वो मैं यहां अच्छे से इंटरप्रेट करूंगा। और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो आईसीडीआर के अभी तक के मॉड्यूल जो अपलोडेड हैं उसमें अवेलेबल नहीं है, तो कुछ लोग पुराना ही पढ़ रहे हैं उसको, वो पुराना ना पढ़े, नया जो आज मैं बता रहा हूं वो है। नया का मतलब एक्चुअली नया तो नहीं कहेंगे क्योंकि यू नो व्हाट इन ईयर 2022 जनवरी के आसपास ये अपडेट हो गया था, बट मॉड्यूल्स में ये अभी तक कवर नहीं किया गया है क्योंकि वो सप्लीमेंट्स के थ्रू कहीं ना कहीं आपको आईसीडीआर प्रोवाइड करता रहता है। बट इस सेशन के अंदर प्राइसिंग को लेके सर इंपॉर्टेंट है, अरे भाई सच में इंपॉर्टेंट है क्योंकि गड़बड़ कहाँ होती है, प्राइसिंग में होती है। सो सेशन ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, अच्छे से बताऊंगा, याद रखना, थोड़े पेशेंस रखना क्योंकि टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, क्योंकि सीएस बनना है, अच्छा सीएस बनना है, पास होना है पहले तो, बन तो जब चाहेंगे सर अच्छे से पास तो करा दूं, तो पास होने के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान से बने रहना। ऑलराइट, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नए स्टूडेंट्स लोग अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, लाइक बटन को जरूर दबाइएगा भाई, आगे भी तो जाना है ना, आगे भी जाना है, ठीक है, क्योंकि यहां बहुत कुछ दे रहा हूं और एंजॉय कर रहा हूं। सो आई होप आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए पॉइंट पे आते सीधा, देखिए आप समझते हैं आज का सेशन बहुत ही ध्यान से। सर ये आपने सीधा ही बता रहे हैं प्राइसिंग, नहीं प्राइसिंग में बाद में बताऊंगा, पहले सबसे पहले कुछ छोटी मोटी बातें समझ लेते हैं। देखो पहले ध्यान सुनना, सर छोटी मोटी बातें तो नहीं लगती है ना। अच्छा एक चीज और, जो चीज फाइनल का बैच चल रहा है हमारा कंटिन्यू, उसके लिए ये टॉपिक यहां जो आपने देखा होगा सीआर में लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रोसेस फॉर मर्जर एंड एक्विजिशन ट्रांजैक्शन, वो एक्सिस है, उसका आगे का पार्ट है। एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट्स आपके ऑफ कोर्स आईसीडीआर पढ़ेंगे तो, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स की बात करेंगे तब, आप टर्न टेक ओवर पढ़ेंगे तब, तो ये सारे उसमें प्राइसिंग एस्पेक्ट्स जो डिस्कस की गई हैं वो यहाँ सेशन के अंदर आपको मिलने वाली है। सो आइए सीखते हैं। सबसे पहले आईसीडीआर के कुछ एस्पेक्ट्स लेते हैं। देखो सबसे पहले यहां पर आपने सुना होगा, आओ चिंता मत करो, शॉर्ट फॉर्म में भी बनाया हुआ है और मॉड्यूल से एक एक लाइन को कवर करके बनाया गया है, तो छोड़ा छाड़ी कुछ नहीं करी है। यूजुअली होता है कि सर कुछ छूट जाएगा, नहीं छूटेगा, और मैं तो हर बार प्रेफर मॉड्यूल ही करता हूं। आइए आईसीडीआर का रेगुलेशन 27, अब ध्यान से सुनना, रेगुलेशन 27 आईसीडीआर का रेगुलेशन 27, आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 का रेगुलेशन 27। अब सर देखो, एक मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तुमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कोशिश करते हैं समझने की अच्छे से वापस। जब हम बात करते हैं आईसीडीआर इशू ऑफ कोर्स सर इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018, इसका रेगुलेशन 27 आगे कहता है कि भाई आपको है ना डिस्क्लोजर देना पड़ेगा प्राइस का। किस चीज का? देखो डिस्क्लोजर ऑफ फेस वैल्यू प्लस प्राइस बैंड और प्राइस इशू प्राइस, इसमें ऑफर डॉक्यूमेंट में, अच्छा क्या क्या डायरेक्टली ऑफर डॉक्यूमेंट में, ऑफर डॉक्यूमेंट में भी हम कैटेगरी करते हैं, क्या डीओडी ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट, या एडवर्टीजमेंट, पब्लिक एप्लीकेशन फॉर्म। सर ये तो हमको पता है बेटा, इस सेशन के अंदर ना इतना कुछ बताने वाला हूं जो पहले एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। अब ये तो आपको पता होगा, जनरल सी बात है कि रेगुलेशन 27 याद भी तो करना है। बोलो रेगुलेशन 27 ऑफ आईसीडीआर क्या कहता है? रेगुलेशन 27 ऑफ आईसीडीआर क्या कहता है? डिस्क्लोजर ऑफ फेस वैल्यू, आपका प्राइस का जो भी आपका शेयर है, शेयर इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू आपने फॉर एग्जांपल 10 रुपीज रखा हुआ है तो 10 रुपीज डिस्क्लोज कीजिएगा, प्लस कह रहा है इसके अलावा आपका जो प्राइस बैंड है, सर प्राइस बैंड क्या होता है बता दीजिएगा, ध्यान से नोट करते जाना। जब हम बोलते हैं प्राइस बैंड, अब मुझे नहीं पता, मेरे पास जो क्वेरीज आती हैं और जो स्टूडेंट बोलते हैं कि उनके टीचर ने उन्हें यह पढ़ाया था तो उन्होंने सच में बैंड बता रखा है। सबके लिए नहीं कह रहा हूं, बहुत बहुत अच्छे भी टीचर्स हैं, पर जब स्टूडेंट का क्वेरी आता है और वो बोलता है, पता नहीं स्टूडेंट अपना खुद पढ़ के बोल रहा है, बेचारा किसी टीचर को ब्लेम कर रहा है फालतू का, तो मुझे तो नहीं पता, लेकिन ध्यान सुनना प्राइस बैंड का मीनिंग क्या है। प्राइस बैंड का मतलब जनरली क्या करते हैं हम दो प्राइजेस ले लेते हैं, अपर एंड लोअर, ठीक है, अपर एंड लोअर। इसको कई बार हम ध्यान समझना, जो प्राइस होती है, प्राइस बैंड का मतलब होता है रेंज, ये रेंज जो हम देख रहे हैं ना यहाँ पे, अरे हटो भाई तुम हटो,
प्राइस बैंड का मतलब ये रेंज, मतलब इशू का मान लीजिएगा हमने प्राइस मिनिमम 100 रुपीज डिसाइड किया है और उसका अपर प्राइस मैक्सिमम जो प्राइस है वो हमारा 20 रुपीज है, ठीक है। सो अब ध्यान से सुनना, जब हम अपर और लोअर की बात कर रहे हैं तो इन्हें एक हम टेक्निकल नेम भी बोलते हैं फ्लोर प्राइस। ये टेक्निकल टर्म्स अगर नोट कर लोगे तो फिर दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगा। फ्लोर प्राइस, और इधर हम बोल रहे हैं अपर को प्राइस ऑन बैंड, हो कैप ऑन प्राइस। कैप ऑन प्राइस का मतलब है कि यहां जो रेंज फिक्स किया गया है, ये एग्जांपल ले रहा हूं, जनरली कंपनी 400 500 ऐसे देख के रखता है, ठीक है। प्रैक्टिकली खूब डेटा देखा है लेकिन एग्जांपल ले रहे हैं। अब यहां पर जो मैक्सिमम इसमें गैप हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो 20% का कंसीडर कर रहे हैं। इतना ही किया जाएगा, कर क्या रहे हैं, ठीक है, इतना ही किया जाएगा। सो प्राइस बैंड का मतलब यहां पर क्या, एक रेंज आप बता दीजिएगा। फिर क्या होगा इसके थ्रू, इस दौरान क्या होगा, जो लोग बुक बिल्डिंग के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं वो लोग क्या करेगा, शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा। तो किसी ने बोला कि जी मैं इस कंपनी के सपोज 500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 110 रुपीज खरीदना चाहता हूं, ठीक है। फिर ऐसे ही अलग अलग बिड्स मिलेंगी। इस बिड्स के बाद में जो भी प्राइस डिटरमाइन होगा, अब ये मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूं, बुक बिल्डिंग का प्रोसेस सब समझाऊंगा, वहां प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा इसका। सो अब जो भी प्राइस यहां पे निकल के आएगा उससे हम बोलेंगे, जैसे सपोज फाइनली हमने प्राइस डिसाइड किया 115 पर हमारा इशू साइज अचीव हो गया। अज्यूम कर लेते हैं एक बार के लिए इशू साइज था कंपनी का, मान लीजिएगा एक बार बहुत छोटा एग्जांपल ले रहा हूं, 100,000 शेयर्स का। 500 पे 110 आया और पता लगा एक और आदमी ने बोला जी हमें 500 शेयर्स लेना चाहता हूं, वो 115 पे खरीदने उतार रहे। मैं फिर बोल दूं, ये सिर्फ एक कैजुअल एग्जांपल ले रहा हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं दे रहा हूं। मेरा मेन पर्पस है तुमको प्राइस बैंड बताना, प्राइस बैंड बताना, फिर कट ऑफ प्राइस बताना। अब पता लगा कि 1000 जो एक इशू साइज था तो 500 रुपया, 500 पे तो 115 का हमको एक ऑफर मिल गया, 500 पे हमको एक और मिल गया 110 पर। फाइनली हमने देखा कि हमारा इशू साइज अचीव हो गया और हमने उसके बेसिस पर एक प्राइस हमें मिल गया जिसे हम बोलते हैं कट ऑफ प्राइस, ठीक है। ये इसलिए बता देता हूं पहले ही, जो वर्ड यूज, टेक्निकल वर्ड्स यूज होते हैं, प्राइस बैंड, सॉरी क्या होता है, फ्लोर ऑन प्राइस, कैप ऑन प्राइस, कट ऑफ प्राइस, ये टेक्निकल वर्ड्स पहले एकदम क्लियर होने चाहिए, तब आपको पढ़ना इजी रहेगा। सो प्राइस बैंड क्लियर है। अब यहां पर रेगुलेशन 27 क्या कह रहा है हमसे कि भाई आप जब पब्लिक से फंड रेज करने जाएंगे, ध्यान सुनना, पब्लिक से फंड रेज करने जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, बोला ठीक है सर, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा आपके ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट हम सबसे पहले सेबी के साथ फाइल करते हैं, फिर सेबी अपनी ऑब्जर्वेशन उस पर देता है, उसे कैरी आउट की जाती है। ये सारा काम लीड मर्चेंट बैंकर का होता है, याद होगा उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है। आगे सुनना, फिर वो फाइनल हो गया, फिर हम बोलते हैं फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट। एग्जाम में डीओडी एफओडी मत लिख देना, ऐसे लिख दोगे डीओडी एफओडी, नहीं फुल फॉर्म लिखना, ठीक है। एंड क्योंकि हम उसकी एडवर्टीजमेंट करेंगे तो वो एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में भी जाएगा। एंड प्लस जिस फॉर्म में आप अप्लाई करते हैं, जैसे हम लोग अच्छे जानते हैं, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। अब देखो, अभी आसबा फासबा मैं नहीं लिख रहा, कई लोग बोलते हैं है ना आसबा, मैं नहीं, आप सीधा फुल फॉर्म याद रखिएगा, एप्लीकेशन सपोर्टेड by block amount, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट्स। बेसिकली इसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन ऑफ कोर्स फाइल करते हैं। फाइल का मतलब यहाँ पे क्या है, जहां पर सिंडिकेट्स होते हैं, हमने सुना होगा, जहां जैसे फॉर एग्जांपल बैंक की ब्रांचेस हैं, वहां जाएंगे या वो फॉर्म फिलअप कर देंगे। अभी सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली होने लग गया है, सारा इलेक्ट्रॉनिकली हो गया। फिजिकल पहले होते थे, जब आप फॉर्म जाते थे बैंक सबमिट करते थे, आप बैंक जैसे फॉर एग्जांपल आप 2 लाख रुपए का बिड कर रहे हैं तो 2 लाख रुपए अकाउंट में, वहां पर उसके लिए क्या होता था, ब्लॉक कर जाता था। अगर आपको अलॉटमेंट हो गया तो वहां से अमाउंट रिलीज होकर कंपनी के पास चला जाएगा। अगर आपको अमाउंट आपको अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ तो आपका अकाउंट में एज इट इज बैलेंस मेंटेन रहेगा। मैं हर एक बच्चे को कंसीडर करते हुए छोटी छोटी बातें बोल रहा हूं। तो किसी को लगता है मैंने पढ़ा हुआ है, अब भी कभी मत देखो, कुछ और पढ़ो, वहां जाके सीखो, मतलब कहीं और जाके सीखो, मतलब कोई और सब्जेक्ट पढ़ो, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है, ठीक है सर। तो रेगुलेशन 27 ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बोलो ठीक है, ठीक है सर। फिर आए रेगुलेशन 28, बोलो 27 में क्या पढ़ा हमने कि डिस्क्लोजर देना है प्राइजेस के बारे में। फिर 28 कहता है डिटरमाइन तक कीजिएगा, डिटरमाइन तो कीजिए ना प्राइस, अरे प्राइस लिख तो दिया लेकिन डिटरमाइन कैसे होगी, तो उसके लिए क्या कहता है, प्राइसिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स और कूपन रेट ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। कूपन रेट ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का मतलब समझना, ऐसी सिक्योरिटीज हम इशू करने वाले हैं, मतलब जो आज का हम बोल रहे हैं, जैसे वो सुनो, ध्यान सुनो, जो लेटर ऑन कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कन्वर्ट इनटू
इक्विटी शेयर्स लेटर ऑन किस में कन्वर्ट होगा, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होगा। आज का डेट में तो उसका नेचर कैसा है, इंटरेस्ट बियरिंग मतलब आज का डेट में जब मैं उस कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को इश्यू कर रहा हूं तो वो इंटरेस्ट बियरिंग है। उसका इंटरेस्ट बियरिंग मतलब यहां पे जो कूपन रिड्यूस हो रहा है ना, कूपन रेट मतलब क्या है, वो इंटरेस्ट रेट। टेक्निकल छोटे छोटे वर्ड्स लिख लेना, नहीं लिखोगे तो बाद में दिक्कत आएगा। ठीक है सर। तो यहां पर क्या कह रहा है, अब हम डिसाइड करेंगे क्या, प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स या कूपन रेट ना, क्या करना है इसके लिए, ध्यान से देखो जरा। इश्यूअर कंसल्ट विद द लीड मैनेजर ऑफ बुक बिल्डिंग एज पर द शेड्यूल 13। सिंपल सी बात है, आप इश्यूअर यहां पर क्या करेगा, इश्यूअर डिस्कस करेगा, कंसल्ट करेगा विद द लीड मैनेजर, क्योंकि लीड मर्चेंट मैनेजर, देखो याद रखना, जो लीड मैनेजर है कौन है, बेसिकली मर्चेंट बैंकर। ऐसे कई सारा देखो कंपनी करता है 2 3 4 एज पर द रिक्वायरमेंट अपॉइंट करता है मर्चेंट बैंकर। उनमें से एक ऐसा होता है जो सारे मर्चेंट बैंकर्स को लीड करता है, तो उसे हम बोलते हैं लीड मर्चेंट बैंकर। इसका नाम यहां पे हम क्या दे रहे हैं, लीड मैनेजर। तो 28 में सिंपल सी बात कही प्राइस डिटर्मिनेशन को लेके। ठीक है सर। अब देखो यहां पे ध्यान सुनना, रेगुलेशन 29 बात करता है प्राइस एंड प्राइस बैंड। इसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, एग्जाम के लिए कह रहा हूं, छोटे छोटे क्वेश्चन 4 मार्क्स 5 मार्क्स के लिए बनता है, और यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो इन्हें करना इजी रहेगा। देखो आओ सबसे फटाफट समझते हैं, एक पॉइंट पकड़ के देखो। ये कहता है मेंशन द प्राइस और प्राइस बैंड, फिक्स प्राइस। दो ही तरीके हैं, या तो फिक्स प्राइस मतलब ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना, जो इश्यूअर है ना, इश्यूअर कंसल्ट करेगा किससे, लीड मैनेजर से, और एक प्राइस उसने डिटरमाइन कर लिया इन एडवांस। उसने कहा कि भाई मैं अपना शेयर 500 में ही बेचूंगा, ये मैंने फिक्स कर लिया है, तो फिक्स का मतलब फिक्स प्राइस हो गया। ठीक है। दूसरा क्या होता है, हम प्राइस फाइंड आउट करते हैं थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू करने का बेनिफिट यह है कि कंपनी को कहीं ना कहीं उसके मार्केट में उसके शेयर्स की कितनी डिमांड है, उसकी कितनी पब्लिसिटी है, लोग कितना चाहते हैं उसके लिए, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो बुक बिल्डिंग में कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया गया कि आपको अच्छे प्राइस मिल जाते हैं, ताकि आप ये जान लेते हैं कि आपके शेयर्स में कितना लोग इंटरेस्टेड है। तो दूसरा मेथड क्या हमारा, बुक बिल्डिंग। तो दो बातें ध्यान सुनना, जब हम कह रहे हैं प्राइस या प्राइस बैंड, इस केस में किस केस में ये कह रहे हैं, जब फिक्स्ड मेथड है, देखो ना यहां पर हाईलाइट कर दो, फिक्स्ड प्राइस है। दूसरा कह रहा है फ्लोर प्राइस और प्राइस बैंड, कब, जब बुक बिल्डिंग के केस में। ऑफ कोर्स फ्लोर प्राइस क्यों बता रहे हैं, ताकि अभी सीखा था हमने फ्लोर प्राइस का मतलब यहां पर क्या है कि हम बता देंगे मिनिमम प्राइस। फ्लोर प्राइस सीखा था यहां पे हमने कि हम क्या बताएंगे, मिनिमम प्राइस। अब इससे अपर कितना हो सकता है, जैसे मैंने अभी कहा मैक्स टू मैक्स 120%, जैसे हमारे एग्जाम्पल में था, एग्जाम्पल में कहता हूं कि 100 रुपीज फ्लोर प्राइस था, तो अपर कितना हो सकता है, कैपन प्राइस कितना हो सकता है, 120, मतलब 120 किसा कह रहा हूं मैं, 20% मोर देन, मतलब मैक्सिमम 20% हो सकता है फ्लोर प्राइस का। ठीक है सर। अभी मोर देन 20% से ज्यादा नहीं करना है। दोनों केसेस में, चाहे वो प्राइस फिक्स प्राइस मेथड हो या आपका बुक बिल्डिंग मेथड हो, दोनों केसेस में आपको याद रखिएगा, आपको इन प्राइसेस को भी मेंशन करना है। अब आपको बताऊं मैं, आप कहेंगे सर हाँ याद हो गया, अगर इनकी नॉन कंप्लायंस होती है ना, सेबी जान ले लेती है, अच्छे खासे आपका इश्यू रुक जाता है। तो इसको सिंसियरली समझो। ठीक है तो समझ लेंगे। तो फिक्स प्राइस कहता है ऑफर डॉक्यूमेंट में मेंशन करो या रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कीजिएगा। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है मेरे बच्चे, जहां पर इशू का स्पेसिफिकली साइज या उसके प्राइसेस में से या क्वांटम, बेसिकली क्वांटम ऑफ द इशू या प्राइस, बेसिकली इनमें से कोई एक एब्सेंट होता है और हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल समझेगा, बुक बिल्डिंग में है, हमने क्या करा, हमने बोला कि कंपनी ना 5 लाख इक्विटी शेयर्स इशू कर रहा है। ठीक है जी, और हमने बता दिया इसके लिए इसका प्राइस बैंड मान लीजिएगा, रेंज थी प्राइस बैंड की 120 से, आई मीन 100, फ्लोर प्राइस 100 एंड कैप ऑन प्राइस 120, मतलब लोअर एंड अपर बता दिया। अब 5 लाख तक का हमारा यहां पर हमने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में मेंशन कर दिया क्या, इशू साइज क्वांटम। अब हम क्या करेंगे, प्राइस फाइंड आउट करेंगे। तो रेड हेरिंग में क्या हो रहा है, बेसिकली प्राइस फाइंड आउट किया जा रहा है बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू। अब आप जो भी कर रहे हैं ना भैया, उसके लिए आपको मेंशन तो करना पड़ेगा। अब देखो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बात है, फाइनल प्राइस एंड कूपन रेट इन प्रोस्पेक्टस बिफोर द फाइल विद द आरओसी। जी मैंडेटरी है सर, हाँ मैंडेटरी है। आरओसी के पास भी तो प्रोस्पेक्टस फाइल करना पड़ेगा, बहुत सारे कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। इसीलिए कहते हैं आप लोगों का जरूरत इसलिए पड़ता है फ्यूचर में, जब आप कंपनी सेक्रेटरी बनकर जाएंगे, कि आप ये सब काम आप मैनेज कीजिएगा। ठीक है, आइए तो हम क्या कह रहे हैं, जब हमने प्राइस फाइंड आउट कर लिया, अब देखो दो बैठते हैं,
या तो फिक्स प्राइस है, इशू कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना ऑफर डॉक्यूमेंट में मेंशन कीजिएगा, प्रोस्पेक्टस में मेंशन कीजिएगा और आरओसी को जाके फाइल कर दीजिएगा। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है तो प्राइस डिस्कवरी की जाएगी, प्राइस डिस्कवरी के बाद जो प्राइस फाइंड आउट करेंगे, कट ऑफ प्राइस मिलेगा, अभी जो बताया था वो आप फाइनल अपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन करेंगे और वो प्रोस्पेक्टस आरओसी के पास लेके जाएंगे, उसके बाद ही जाइएगा कहां पर, इश्यू ओपन करने। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो यहां पर आओ, ध्यान से देखते जाओ, कैप ऑन प्राइस बैंड और रेट, कूपन रेट लेस देन और इक्वल टू 120% ऑफ द फ्लोर प्राइस, अभी समझाया था 120% ऑफ द फ्लोर प्राइस, लेस देन और इक्वल टू, 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 वापस बोल दूं, लेस देन और इक्वल टू, कितना बोल रहा हूं 120%। इसलिए बार बार स्टार्टिंग में तुमको एग्जांपल दे दिया था कि अगर किसी का इशू के अंदर अगर हम उसका प्राइस, जो फ्लोर प्राइस अगर हम 100 रख रहे हैं, जिसे हम लोअर प्राइस भी कहते हैं, तो उसका जो अपर होगा वो अपर कितना, मतलब कैप ऑन प्राइस कितना होगा 120, मतलब 20%। तो यहां पे कह रहे हैं लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ऑलराइट सर, इसको मैं क्या 115 रख सकता था, बिल्कुल रखेगा। क्या सर मैं इसको 105 भी कर सकता था, मतलब 100 है फ्लोर प्राइस और प्राइस ऑन कैप 105 हो सकता है, आंसर इज यस हो सकता है। अब एक उल्टा नहीं कर सकते क्या, 122 कर दूं, नहीं हो सकता, क्योंकि कितना बोला हुआ है 120%, मतलब कितना है, लेस देन इक्वल टू फ्लोर प्राइस। याद रहेगा, याद करो, मेरे साथ बोल के याद करो। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान से सुनना, रेगुलेशन इंपॉर्टेंट रेगुलेशन, लेकिन तुम हल्के में ले जाओ। 29 हम रेगुलेशन डिस्कस कर रहे हैं, अब आईसीडीआर 27 में डिस्क्लोजर डिस्कस किया था, डिस्क्लोजर प्राइस का डिस्क्लोजर देना है, कहां देना है प्राइस का डिस्क्लोजर, सर ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में, फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट में, एडवर्टीजमेंट के अंदर, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर मेंशन करेंगे। बोला ठीक है, कर दिया। 28 में गए थे, 28 में क्या पढ़ा था हमने सर, 28 के अंदर हमने सर प्राइस डिटर्मिनेशन किया। 29 में क्या डिस्कस कर रहे हैं, प्राइस एंड प्राइस बैंड के बारे में। आइए देखते हैं, फ्लोर प्राइस सर बड़ा कर दीजिएगा, बहुत छोटा दिख रहा है, लीजिएगा। फ्लोर प्राइस और फाइनल प्राइस नॉट लेस देन द फेस वैल्यू, सर हम तो अच्छे से जानते हैं, अब मान के चलिएगा, अज्यूम कर लेते हैं एक बार के लिए, जल्दी सुनना फटाफट से। अब ध्यान सुनो, क्या कंपनी अपने फेस वैल्यू से कम पर इश्यू कर सकते शेयर्स? ऑफ कोर्स नॉट, जान ले लेंगे तुम्हारा कौन, उधर से सेबी जान ले लेगा, उधर से आरओसी जान ले लेगा। सर क्या, अरे डिस्काउंट थोड़ा दे देंगे, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं वो छोड़ के, एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के डिस्काउंट पे अलाउड नहीं है, तो फेस वैल्यू से बिलो तो हो ही सकता है। बोला इश्यू कहां कर रहे हैं, लेकिन फ्लोर प्राइस भी उससे नीचे नहीं होगा। देखो यहां पे लैंग्वेज में क्या कह रहा है, फ्लोर प्राइस और फाइनल प्राइस नॉट लेस देन द फेस वैल्यू, फ्लोर प्राइस और फाइनल प्राइस नॉट लेस देन द फेस वैल्यू। जितना ध्यान से सुनेंगे ना आप ये सारी बातें, उतना ज्यादा याद रहेगा। याद रखिएगा, ये बातें है ना, बहुत ध्यान से रखना, एग्जाम में आएगा, मैं बोल रहा हूं तुमको, मेरे याद आएगा, तुमको मेरी आवाज सुनाई देगी तो मेरे साथ बोलो। कह रहे हैं फ्लोर प्राइस हो या आपका फाइनल प्राइस हो, फेस वैल्यू से नीचे नहीं हो सकता। ये बात बहुत सिंपल सी है। अब आगे सुनो, देखो, इफ नो डिस्क्लोजर ऑफ फ्लोर प्राइस और प्राइस बैंड, इसमें नहीं दिया आपने, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में मेंशन नहीं कर रखा है, क्योंकि मैंने अभी कहा हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में क्वांटम मेंशन कर दिया है, मतलब कितना साइज होगा। हमने क्या मेंशन नहीं किया, प्राइस, क्योंकि प्राइस तो भैया हम डिस्कवर करने जा रहे हैं, है ना, प्राइस डिस्कवरी हम कर रहे हैं, हम लोग फाइंड आउट करेंगे प्राइस। तो आपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में क्या नहीं कह रहा, इफ नो डिस्क्लोजर फ्लोर प्राइस और प्राइस बैंड, कहां नहीं है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में, कोई बात नहीं। अब क्या करना होगा, इंपॉर्टेंट बात है, अनाउंस द ऑफ फ्लोर प्राइस और प्राइस बैंड एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज बिफोर। कहां पर, इन द न्यूज़पेपर। कहां पर करना, इन द न्यूज़पेपर, in the newspaper, the same newspaper in which a pre-advertisement was made। अब ध्यान सुनना, क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान सुनना। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जब आपने इशू किया, याद रखिएगा, क्योंकि आप प्राइस डिस्कवरी कर रहे हैं, और प्राइस डिस्कवरी करने के वक्त आपने उसमें प्राइस को मेंशन किया नहीं होगा। बोले ठीक है सर, अब क्या हुआ, प्राइस फाइंड आउट हो गया, तो आपने, क्योंकि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से प्राइस मेंशन नहीं किया है, अब आपकी ड्यूटी बन जाएगी क्या, कि आपको जो प्राइस डिस्कवरी हो गई है उसका आप प्राइस का अनाउंसमेंट कर दीजिएगा। एक और एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, और उसी न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा जिसमें हमने पहले किया था, जिसमें प्री एडवर्टीजमेंट किया था। इवन आपको उसका रेफरेंस भी देखना पड़ता है कि ये पर्टिकुलर उसके रिगार्डिंग है, जो पहला इसका इशू, जो इशू आया है उससे पहले जो एडवर्टीजमेंट था उससे बिलोंग करता है ये, उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा। कब करें,
विद इन 2 वर्किंग डेज, देखो यहां पर विद इन एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज बिफोर, एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज बिफोर। ऑलराइट, ऐसा नहीं कि गए और ओपन ही करते इशू, इशू ओपन होने से एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज, वापस इशू ओपन होने से एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज पहले करना होगा। फिर आप क्या दिखाएंगे, रिलेवेंट फाइनेंशियल रेशियोज टू कंप्यूट, आपने कैसे अपर एंड लोअर प्राइस डिसाइड किया फ्लोर प्राइस के अंदर, ठीक है। एंड ऑल्सो डिस्क्लोज ऑन द स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट एंड प्री फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म। प्री फिल्ड का मतलब यहां पर वापस बोल दूं, जब आप एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट आप फाइल करेंगे, एप्लीकेशन जो आप बिड करेंगे, आपने बिड तो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, प्राइस आपका फाइंड आउट हो चुका है। अब एप्लीकेशन फाइल जब आप करेंगे, मतलब अलॉटमेंट करने के लिए ना, ओपन अब इशू होगा, इशू अब ओपन होगा तो मैं जाके एप्लीकेशन लगा रहा हूं, तो यहां पर इसमें प्री फिल्ड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। क्लियर एकदम? ऑलराइट सर, क्लियर एकदम? आई होप क्लियर होगा। चलिए, ये हमने पढ़ा कौन सा, रेगुलेशन नंबर 29। अब एक इंपॉर्टेंट रेगुलेशन आता है जो आता है जिसका नाम है 164, रेगुलेशन 164 ICDR। इसमें जम के मेरे पास क्वेरीज आई थी, इसलिए इसके लिए एक अलग से प्रॉपर्ली आपको लिए ड्राफ्ट किया हुआ क्लास है, एंड आई होप ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। इसमें पहले हम कई सारी बातें को समझेंगे, पहले बेसिक्स क्लियर करेंगे, ठीक है, ताकि ना उतना इजी रहे हमारे लिए पढ़ना। ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। देखो समझो, 164 जो है ना, रेगुलेशन 164 ऑफ ICDR, इसमें हम कई सारी डिफरेंट टर्म्स पढ़ते हैं, ठीक है। डिफरेंट टर्म्स जैसे आपको प्राइस फाइंड आउट करना, खास तौर से जब हम बात कर रहे हैं प्रेफरेंशियल इश्यूज का, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आता है, स्टूडेंट कई सारी चीजों को लेकर क्लियर नहीं है, और कई जगह मैंने देखा मॉड्यूल में भी पुराना ही डेटा है, जैसे मैंने पहले बताया, तो वो अभी अगर आप लोगों के पास वही मॉड्यूल है तो उसको अभी करेक्ट कर लीजिए मेरे साथ में, है ना। और पहले करेक्ट बाद में करना, पहले तो समझ लो, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, देखो छोटी छोटी चीजें दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना कि वर्ड्स यूज होने वाला है। व्हाट इज मीन बाय फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स, व्हाट इज मीन बाय फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स। आप जानते होंगे जनरली जब हम फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड वर्ड यूज करते हैं तो हमको ये बोला गया कि जब हम प्राइस फाइंड आउट कर रहे होंगे, क्या कह रहे हैं, प्राइस फाइंड आउट कर रहे होंगे, कैसे, थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेडिंग ट्रेक कर, कैसे, ट्रेडिंग चेक करके। तो हम क्या देखते हैं कि किसी कंपनी के शेयर्स NSE पर भी लिस्टेड हैं और BSE पे भी लिस्टेड हैं, ठीक है। NSE पे भी लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है। अब प्रॉब्लम ये आता है कि क्योंकि हमें ना प्राइस फाइंड आउट करना है एट अ टाइम ऑफ इशूइंग प्रेफरेंशियल इशू। प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम ये आता है कि कैसे हम डिटरमाइन करें कि स्टॉक एक्सचेंज से हम प्राइस लेंगे तो हम कैसे डिटरमाइन करें। जैसे इसके लिए सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं, देखो तो सबसे बड़ा इशू आता है वो आता है, देखो स्टूडेंट्स के लिए कि सर वेटेड एवरेज, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्या है। क्यों बता रहे हैं बात, इसको समझने के लिए हम हमारे सेबी की हेल्प लेंगे। जी हाँ, ये मैंने आपके सामने जो अभी ओपन किया है ना, ये मैंने ओपन किया है कहां से, सेबी का वेबसाइट से लिया हुआ है ये स्पेसिफिकली, जो यहां से लिंक लिया है सेबी से लिया है, सेबी ने दे दिया है हमें। हाँ, आप लोग भी चेक कर सकते हैं। यहां क्या कह रहे हैं, रेगुलेशन 164 के अंदर, रेगुलेशन नंबर 164, इंपॉर्टेंट रेगुलेशन, ध्यान से बोल रहा हूं, बार बार सुनना। रेगुलेशन नंबर 164, प्राइसिंग ऑफ फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स, प्राइसिंग ऑफ फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स। अब ध्यान से सुनो, जब हम बोल रहे हैं प्राइसिंग ऑफ फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स, तो इसके लिए फॉर्मूला जो हम लोग मेथड फॉलो करने वाले हैं उसी की हम बात कर रहे हैं इस केस में। कैसे, जब हम प्राइस डिटरमाइन करेंगे, आइएगा, जब हम प्राइस डिटरमाइन करेंगे, डिटरमाइन इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स, शॉर्ट में समझा रहा हूं, अभी सुनिएगा, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स। सेबी कहता है कि भाई देखो, दो बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। सेबी कह रहा है कि ऐसे केसेस में आप क्या करें, हम अब पहले ट्रेडिंग वॉल्यूम चेक करें। बोलो सर ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या होता है, एक ही चीज समझाते हैं, ध्यान सुनना। ट्रेडिंग वॉल्यूम का मतलब है कि कितना क्वांटिटी ऑफ शेयर्स ट्रेड हुआ। बोला सर क्यों करना है ये, अरे भाई आप समझेगा, कोई एंटिटी जिसका शेयर्स ऑलरेडी लिस्टेड हैं और हम प्रेफरेंशियल इशू की तरफ जा रहे हैं, तो प्राइस आप ऐसा भी डिटरमाइन मत कीजिएगा जिससे मार्केट मैनिपुलेशन हो। बोला सर अच्छा, मार्केट मैनिपुलेशन का मतलब
कि आप प्राइस शेयर्स अलॉट कर रहे हैं और उनके प्राइसेस प्रेफरेंशियल इशू के अंदर क्या हो रहा है, कम प्राइसेस पे दे रहे हो, ठीक है। बाकी लोगों को बहुत अच्छा प्राइसेस पे दिया था, या अभी मार्केट में उसका प्राइस बहुत अच्छा खासा चल रहा है और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट प्रेफरेंशियल जब इशू कर रहे हैं तो कम प्राइसेस पे कर रहे हैं। प्राइसेस के लिए स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। वो सेबी के आईसीडीआर रेगुलेशन 164 में बताया गया। और वो क्या बताया, अब देखो ध्यान से। द इक्विटी शेयर्स एंड द अंडरलाइंग इक्विटी शेयर्स इन केस ऑफ अ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज under preferential issue shall be offered at a price determined in accordance with the regulation 164 of ICDR। ध्यान सुनना, ठीक है। और अभी मैं बीच में आपको बताऊंगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका। पहले सुनते हैं। प्राइस इज टर्म एज फ्लोर प्राइस, दैट इज द मिनिमम प्राइस एंड द सेम शैल बी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, वापस सुनना, वॉल्यूम वेटेड। वॉल्यूम का मतलब क्या है, क्वांटिटी, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स जो ट्रेड हो रहे हैं। वॉल्यूम, और जो कि वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वेटेज एवरेज से। वेटेज कैसे निकालते हैं मैं बताऊंगा। ऑफ रिलेटेड इक्विटी शेयर्स क्वोटेड ऑन आरएससी फॉर 90 ट्रेडिंग डेज। पुराने मॉड्यूल्स में अभी भी आपको 26 वीक्स दे रखा है, ठीक है, उसे हटा दीजिएगा, वहां से 90 ऐड कर लीजिएगा। 90 ट्रेडिंग डेज प्रीसीडिंग द रिलीवेंट डेट, प्रीसीडिंग द रिलीवेंट डेट। अब ध्यान से सुनते जाना, दो वहां पर तरीके हैं अलग अलग, दो बातें। पहला, आगे हम इसको एक ब्लॉक बनाएंगे और इसको लेंगे हम लोग पॉइंट नंबर 1, ठीक है। फिर ये ब्लॉक बनाएंगे, इसको देंगे पॉइंट 2, ठीक है। ऑलराइट सर, अब ध्यान से सुनना, क्या कर रहे हैं हम लोग प्राइस फाइंड आउट, डिटरमाइन कर रहे हैं। उसके लिए हमें रेगुलेशन 164 ने क्या कहा कि अगर वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये निकालेंगे वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वैसे ना प्रैक्टिकली ये चीजें ट्रेडिंग टर्मिनल पे, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट्स पे अवेलेबल होती हैं। आप विजिट करके देखिएगा, बीएसई एनएसई टाइप करो, सर्च करना, मिल जाएगा कंपनी का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जनरली आपको मिल जाएंगी। बेसिकली खास तौर से ट्रेडिंग टर्मिनल पे, इवन आप पुराने से पुराने दिन का भी देख सकते हैं। लेकिन हमको क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, हमारे एकेडमिक पर्पसेस से समझेंगे। जब बोल रहे वॉल्यूम वेटेड, तो वॉल्यूम का मतलब जैसे मैंने कहा यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कितना हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 90 ट्रेडिंग डेज प्रीसीडिंग द रिलीवेंट डेट। अब यहाँ पे वर्ड आ गया, रिलीवेंट डेट क्या होती है सर? रिलीवेंट डेट का मतलब है 30 डेज प्रायर टू होल्डिंग एजीएम या ईजीएम या पोस्टल बैलेट के थ्रू अगर आप रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं तो, मतलब एजीएम या ईजीएम से 30 डेज पहले हम लोग क्या निकालेंगे, जो निकालेंगे क्या निकला होगा, जो हमारे पास आएगा क्या, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अब एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं ताकि क्लैरिटी आ जाएगी थोड़ी सी। अरे वॉल्यूम वेटेज तो तुम्हें ऑलरेडी मैंने तुम्हारे लिए क्रिएट किया वो एग्जांपल। हाँ चलो उसमें चलेंगे अभी। पहले हाँ ठीक है, तो पहला केस कब आ रहा है, जब किसी कंपनी की लिस्टेड, जी हाँ लिस्टेड कंपनी ऑफ कोर्स, उसके सिक्योरिटीज कहां लिस्ट है, आरएससी पर। और जिस स्पेसिफिक क्लास ऑफ सिक्योरिटीज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, इक्विटी शेयर्स की, याद रखिए इक्विटी शेयर्स की, ठीक है, सिक्योरिटीज नहीं, इक्विटी की ट्रेडिंग देखनी है। यहाँ लैंग्वेज से पहले कह दिया इक्विटी शेयर्स, एक वर्ड समझना, इक्विटी शेयर्स ही कहा गया है। तो कह रहा है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स कोटेड ऑन आरएससी। आरएससी क्या हो सकता है, बीएसई एनएसई पे हो सकता है, फॉर 90 ट्रेडिंग डेज प्रीसीडिंग द रिलेवेंट डेट और 10 ट्रेडिंग डेज प्रीसीडिंग द रिलेवेंट डेट व्हिच एवर इज हायर। तो दोनों में से जो आएगा हायर को हम ले लेंगे। कैसे आएगा अभी सिखाऊंगा, भाग मत जाओ, सबको ध्यान सुनो, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन, दूसरी केस क्या सकता है कि मान लीजिएगा किसी कंपनी की इक्विटी ट्रेडिंग जो है वो 90 डेज से कम की रही है। एक तो केस है 90 डेज और मोर, एक है लेस देन 90 डेज। इफ द डेटा फॉर 90 ट्रेडिंग डेज इज नॉट अवेलेबल, दैट इज द इक्विटी शेयर्स हैव बीन ट्रेडेड ऑन आरएससी फॉर अ पीरियड लेस देन 90 ट्रेडिंग डेज प्रीसीडिंग द रिलेवेंट डेट, द प्राइस शैल बी। अब ये कुछ मेथड्स हैं, इनके थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे क्या क्या हो सकता है। देखो आओ याद करना मेरे साथ में भी, एवरेज ऑफ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। सर ये वॉल्यूम वेटेड एक बार हमें क्लियर कर दीजिएगा। चलो आओ पहले ये सीख लेते हैं एक बार। आओ 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 मेरे बच्चों सीखो। व्हाट इज द वॉल्यूम फॉर, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। आ सकता है भैया टेबल एग्जाम में दे रही तो कैलकुलेट करना तो आना चाहिए, अभी सिखा रहा हूं 2 मिनट में। देखो कैसे करते हैं, द टोटल टर्नओवर फॉर 90, मेरे साथ बोलिएगा,
टोटल टर्नओवर ऑफ फॉर 90 डेज और 10 डेज प्रीसीडिंग रिलेवेंट डेट डिवाइडेड बाय, नोट कर लेना, टोटल वॉल्यूम ऑफ शेयर्स ट्रेडेड ड्यूरिंग द 90 और 10 डेज प्रीसीडिंग रिलेवेंट डेट। अब कैसे पता लगेगा समझाता हूँ अभी। एग्जामिनर तो आपको उसका एक ना टेबल दे देंगे, टेबल दे देंगे मतलब फॉर एग्जांपल अगर उनको एक बार हम सिर्फ फैक्ट अज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिएगा ट्रेड 1, ट्रेड 2, ट्रेड 3, ठीक है। मान लीजिएगा यहां पर हम मानते हैं एक बार के लिए एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब अज्यूम कर लीजिएगा एक बार, मान लीजिएगा शेयर का प्राइस था 100 और 300 शेयर्स थे। नंबर ऑफ शेयर्स लिख देते हैं, यहाँ प्राइस लिख देते हैं, ठीक है। फिर ट्रेड 2 के अंदर मान लीजिएगा 100 400 शेयर्स के लिए हुआ, फिर हुआ मान लीजिएगा उसका प्राइस अगेन हम मान लेते हैं एक बार के लिए 100। वैसे एक सेम रहता नहीं है, शेयर का प्राइस हमेशा ऊपर नहीं चलता रहता है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल कर रहा हूँ एग्जांपल समझाने के लिए। और मान लीजिएगा 500 यहाँ पर इसका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हुए 500 ट्रेड 3 पे, ठीक है सर। अब यहाँ पर तो 30,000 हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा वॉल्यूम, हाँ हट जा भाई, है ना। ये हमारे लिए क्या मिल जाएगा वॉल्यूम वेटेज, वॉल्यूम वेटेज आ रही है अभी, ठीक है, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई क्या किया, प्राइस को मल्टीप्लाई किया हमने उससे वॉल्यूम से। नंबर ऑफ जो शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं उसमें क्या बोल रहे हैं उस दिन के लिए वॉल्यूम। यार क्या प्रॉब्लम आ चल क्यों नहीं रहा, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब है क्वांटिटी ऑफ शेयर्स, तो प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ शेयर्स और पर्टिकुलर ट्रेडिंग डे का, ठीक है। उससे हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर 30,000 हमारे क्या गया वेटेज मल्टीप्लाई करके, ठीक है जी सर। ऑलराइट सेम मैंने यहाँ पर किया 40,000, ऑलराइट सेम यहाँ पर किया एंड 50,000, क्लियर एकदम। अब सुनो ध्यान से, अब ये हम देखेंगे इतने दिनों का जो ट्रेड 3 मैंने यहाँ पे पसंद लिया है, तो 900 1200, ठीक है, प्लस अब यहां पर हम देखेंगे ये हमारे पास क्या गया टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम आ गया, और ये हमारा आ गया क्या वेटेज, तो ये 30,000 कितना आ गया 1,20,000। अब देखो यहां पर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, जब कह रहे हैं फॉर 90 ट्रेडिंग डेज T1 T + 2 3 चलेगा, आपको ऐसे 90 तक गया। अब ऐसे ऐसा इतना नंबर लेस नहीं करना है, ठीक है। आपको एग्जामिनर ऐसे दे सकते हैं कि जैसे मैंने टेबल आपको दिया और फिर T90 करके दे सकते हैं। लास्ट एक और ब्लॉग आपको बनाना हो सकता है, दे दिया जाए आपको एग्जाम में कि मान लीजिएगा उसके भी आपको दे दिएगा, उसने 100 दे दिया मान लीजिएगा प्राइस, और लास्ट 90 डेज पर जो उसका था प्राइस एग्जाम कर लीजिएगा एक बार के लिए 1000 शेयर्स के लिए हुआ था, तो यहाँ पर 1 लाख हो गया। तो सेम कैलकुलेशन होगा, तो इस तरह से टेबल आपको दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो T रेफर्स टू द टर्नओवर एंड V रेफर्स टू वॉल्यूम, हम जानते हैं वॉल्यूम का मतलब, आई होप क्लियर हो रहा होगा जब मैं बात कर रहा हूँ क्वांटिटी ऑफ शेयर्स का। ऐसे ही हम लोग 10 डेज का लिए भी निकाल सकते हैं, ऐसे 90 का 10 का निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है एंटर द डेट अप टू विच द डेट इज रिक्वायर्ड एंड 90 ट्रेडिंग डेज प्रीसीडिंग द रिलेवेंट डेट डाउन। अब देखो यहाँ पर खैर मैंने एक्सेल का अलग किया हुआ है, मैंने एक्सेल में फ्रेम किया था आप लोगों के लिए, बट क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है तो एक्सेल वाला काम जो प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स उनके लिए काम आएगा। प्रैक्टिकल मतलब जब बेसिकली ट्रेडिंग करना चाहें, और अच्छी बात तो ये है कि इसका सही मेथड तो ये है कि इसका हम एक्सेल में कैलकुलेट करते हैं। अब शांत से सुनना, अब यहाँ पे हमें करना क्या है, हम बोल रहे हैं कि हमें प्राइस निकालना है, तो यहाँ पर आपके सामने जैसे फॉर एग्जांपल हमने कैलकुलेट किया। अब देखो हमारे पास क्या आएगा टोटल टर्नओवर, टोटल टर्नओवर कितना है हमारा, यहां पर एग्जांपल के अकॉर्डिंग 1,20,000, ठीक है, और हमने बोला 1200, तो अब हमारे सामने जो ₹100 आया, ये क्या आ रहा है उसका वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस, वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस। ऐसे हम दो तरह से निकालेंगे, एक तो 90 डेज के लिए और एक हमारा 10 डेज के लिए, ठीक है, अलग अलग करके। दोनों में जो हायर होगा वो प्राइस कंसीडर किया जाएगा। बात पकड़ में आ रहा है। वॉल्यूम वेटेज के अंदर ये उम्मीद कर रहा हूं ये तुमको टेबल समझ में आया होगा, टेबल समझ में आया होगा उम्मीद कर रहा हूं। नहीं आया है वापस पूछ सकते हो, ठीक है, कोई शर्माने का बात नहीं है। तो ये तो कब पॉसिबल था, जब हमारे पास में
क्या था, ट्रेडिंग थी 90 डेज से ज्यादा का, 90 डेज और मोर। बट अगर ट्रेडिंग 90 डेज से कम की है, इक्विटी शेयर्स हम आरएससी पे चेक किया, बट उसके प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उसका जो शेयर्स है वो 90 डेज से कम ट्रेड हुआ है। अब क्या करें, तो बोला 4 तरीके हैं आपके पास। पहला, जितने दिन हुआ है भाई उतने दिन का चेक कर लो, 90 डेज से कम का है ना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 80 डेज तो ट्रेडिंग हुई थी, हम 80 डेज तो ट्रेडिंग हुआ है, तो वो ट्रेडिंग 80 डेज का कंसीडर कर लेंगे। पहला तरीका तो यही है, देखो, लेटेड इक्विटी शेयर्स आरएससी ड्यूरिंग द पीरियड इक्विटी शेयर्स हैव बीन लिस्टेड बीइंग लेस देन 90 डेज, 90 ट्रेडिंग डेज, 90 डेज से कम था तो जितने दिन के लिए था उतने दिन का चेक कर लो। एवरेज प्राइस वही वापस निकालेंगे, कितना दिन लास्ट, ड्यूरिंग 2 वीक्स प्रीसीडिंग रिलेवेंट डेट। रिलेवेंट डेट समझ आ रहा है ना, 30 डेज प्रायर टू एजीएम जहां पे आप अप्रूवल लोगे इसके लिए, प्रिवेंशियल इशू के लिए, ठीक है। फिर कहता है लास्ट एक और तरीका क्या है, तो 2 वीक्स हो सकता है, या फिर प्राइस एट व्हिच द शेयर्स वाज इशूड बाय द इशूअर एट आईपीओ, आईपीओ में कितना इशू कहता है उससे कम नहीं करेंगे फिर, ठीक है। एंड लास्ट वन इज अगर कोई कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट या अमलगमेशन स्कीम जो सेक्शन 230 से 240 में भी रिसेंट डिस्कस करी है, उसमें जो प्राइस इक्विटी का डिटरमाइन होता पर इक्विटी प्राइस जो डिसाइड होता पर इक्विटी, किसमें कोई भी स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के अंदर या अमलगमेशन के अंदर जो डिटरमाइन की थी, एनसीएलटी ने बोला था ना कि चलो वेल कैलकुलेशन करके बताओ, जो फिर प्राइस निकाला था पर इक्विटी शेयर्स, उसमें से इन चारों में से जो हायर होगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको चेक करना हो, एग्जाम में डेफिनेटली आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी कि ट्रेडिंग जो हुआ है लेस देन 90 डेज हुआ है, तो 90 डेज कम हुआ है तो पहले हम 90 डेज तक का वॉल्यूम वेटेड एवरेज निकालेंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू, वॉल्यूम वेटेज का मतलब आपको ऐसा आपको टेबल मिलेगी, ठीक है। आपको कैलकुलेशन में क्या खास से करना है बता दूं आपको ध्यान रखना है इस बात का, बस ध्यान रखना इस बात का। आपको डेटा हो सकता है ये मिस कर देगा, ठीक है, आपको सिर्फ यहां तक का डेटा दे दिया जाएगा, ठीक है। आपको इतना डेटा दे देंगे, प्राइस दे देंगे T1 T2 T3 आपको दे दिया, आपको साथ में दे देगा कि उसका 100 रुपीज प्राइस था, T2 का मतलब ट्रेडिंग डे पर 100 था, थर्ड ट्रेडिंग डे पर अगर 100 था, ऐसे T90 करके आपको प्राइस दे दिया उन्होंने, मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल 100 अगेन, सिमिलर नहीं होगा, प्राइस डिफरेंट होगा। फिर आपको वॉल्यूम दे देंगे कि फिर से 300 शेयर्स था, 400 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई थी, 500 की हुई थी, मान लीजिएगा 1000 का हुआ था, ठीक है, T90 पर। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा एग्जाम में, याद रखिएगा वॉल्यूम वेटेड। कैसे निकालेंगे वॉल्यूम वेटेज, मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम जो यहाँ पे हम दे रखे हैं, ठीक है। देन जैसे यहाँ पर आया 30,000, सेम ऐसे ही सारे कैलकुलेट करेंगे। फिर क्या करेंगे, फाइनली इनका टोटल करेंगे, वॉल्यूम वेटेज जो आया है वेटेज का प्लस टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर आ गया हमारे सामने, यहाँ पर 300 400 500 1000 जो हमारा टोटल सामने आया, ठीक है, उसी को डिवाइड करना है, मतलब वॉल्यूम वेटेड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अब बताओ इतने से के लिए 4-5 नंबर तुम छोड़ के मत आ जाना, गलत मत करना, ये गलत तो भूल के ही मत करना यार, ठीक है। अच्छा अब देखो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि यहाँ पर हमको क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि हम जो 90 डेज की बात कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि वो फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड हुआ हो, तो फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड का मतलब मैंने जैसे कहा कि 10% हम ट्रेडिंग चेक करते हैं। अब 10% ट्रेडिंग का मतलब क्या है, अगेन वापस सुनना, बहुत ध्यान सुनना, अगर एग्जामिनर का मूड ही खराब है हो सकता है घुमा फिरा के अच्छे से पूछ ले आपसे, ट्रेडिंग फ्रिक्वेंटली ट्रेडिंग भी कैलकुलेट करवाए, ठीक है, तो हो सकता है आपको दे दे एनएससी पे बता दे और बेसिक का बता दे, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि भाई एनएससी और बेसिक का 10% ऑफ क्राइटेरिया। अभी 10% का मीनिंग क्या है इसको समझते हैं, देखो समझो, वैसे तो एकदम सिंपल टर्म में कहता है रेगुलेशन 164 फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड मींस शेयर्स ऑफ द इश्यूर इन व्हिच द ट्रेडेड टर्नओवर मतलब वॉल्यूम ऑफ एनी आरएससी ड्यूरिंग द 240 डेज 240 ट्रेडिंग डेज, नोट कर लेना, गड़बड़ नहीं हो रही हो कहीं, ठीक है, नोट कर लेना, 240 ट्रेडिंग डेज प्रीसीडिंग रिलेवेंट डेट इज एट लीस्ट 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सच क्लास ऑफ इशूअर। मतलब समझना हम क्या देख रहे हैं, बहुत सिंपल वर्ड में समझना, एकदम सिंपल है। यहां जब हम निकाल रहे हैं ना 240 ट्रेडिंग डेज, 240 ट्रेडिंग डेज की सिंपल सी बात है, आपको वॉल्यूम दे रखा होगा, जैसे हमने देखा यहां पर हमको दे रखा था वॉल्यूम, ये हमने क्या लिया था नंबर ऑफ शेयर्स, जैसे मैंने कहा 300 400 500 1000, ऐसे ही 240 डेज तक का टोटल हम क्या निकाल लेंगे वॉल्यूम, टोटल हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम मान लीजिएगा हमारा टोटल, ऐसे हमने काउंट किया 300 400 500 1000 और 240 डेज तक टोटल वॉल्यूम मान लीजिए पूरा जो ट्रेड हुआ वो हुआ, मान लीजिएगा अज्यूम कीजिएगा 50,000, ठीक है, 240 डेज। अच्छा इसी क्लास की सिक्योरिटीज कंपनी ने जो इशू पहले क्यों किया, फर्स्ट इशू कहीं तभी ट्रेडिंग हो रही है, तो इस क्लास की जैसे इक्विटी शेयर्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ना, इक्विटी शेयर्स कंपनी ने जो इशू किए हुए हैं वो है 1,50,000
1,50,000, बात पकड़ में आ रहा है। टोटल इशू किए हुए कंपनी ने 1,50,000 पिछले 240 डेज के, मतलब 240 डेज के अंदर कंपनी के इक्विटी शेयर्स में खरीद बेच हुई है। खरीद बेच मतलब जो अभी हमने यहाँ पे देखा, यहाँ हम जो देख रहे हैं, ये जो हम देख रहे हैं बताया वॉल्यूम, वो कितना आया 50,000 लास्ट 240 डेज का। बोलो सर याद हो गया। यहीं एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, डिवाइड करो, परसेंटेज सामने आ जाएगा। डिवाइड का मतलब यहाँ पे मल्टी परसेंटेज में निकालना है, इसलिए 100 मत भूल जाना लगाना। जैसे देखो एग्जांपल देखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द शेयर्स ट्रेडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 240 डेज प्रेसिडिंग रिलीवेंट डेट इज से 13,25,000 and the total number of shares of the said company of the class is say 62 lakhs shares. In this case the traded turnover of comes into 1 point कैसे आएगा, जो हमने डिवाइड कर दिया 13, मतलब जो हमारा यहाँ पे था, इस केस में भी हम क्या करेंगे, 50,000 हमारा था वॉल्यूम जो कि एक्चुअल ट्रेड हुआ है वहां पे, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए आइए 33.33%। बोला कोई इशू नहीं है, बोले जाओ कैश करो, मतलब 10% फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है इसके शेयर्स। बात पकड़ में आ रहा है, चले। आई होप ये क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर किसी को लगता है कि सर मुझे एक बार ये नोट्स भी चाहिए अलग से, तो NRK9 का व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट भेजो, वहां से प्रोवाइड कर देंगे। उम्मीद कर रहा हूँ स्क्रीनशॉट्स ले लियोगे बीच में, अगर नहीं लिए हैं स्क्रीनशॉट कोई बात नहीं, नोट्स प्रोवाइड कर देंगे वाला। चलिए अब आओ देखो हमारे चैप्टर पे वापस। तो उम्मीद कर रहा हूं कि रेगुलेशन नंबर 164 जो कि आपके मॉड्यूल में दे रखा है, फाइनल वाले स्टूडेंट्स और एग्जीक्यूटिव दोनों चेक करना, गड़बड़ है। गड़बड़ का मतलब पुराना डेटा दे रखा है तो इसको हटा लीजिएगा और जो अभी बताया उसको ऐड कीजिएगा। अभी रिसेंटली जो मैंने आपको पढ़ाया है वो भी सेबी के, जी हाँ सेबी ने जो अपडेट किया हुआ है वहां से पढ़ा के बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, अब इसके बाद आता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंदर, जो हम बोलते हैं शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स के अंदर जब हम बात करते हैं। इसमें प्राइसिंग की जब हम बात करते हैं तो पहले तो क्या रखा कि कंपनी को फ्रीली डिसाइड, भाई कंपनी फ्री है, फ्री का मतलब कंपनी फ्री का मतलब कंपनी फ्रीली डिसाइड कर सकती है कि भैया एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंदर, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, उम्मीद कर रहा हूं पढ़ा हुआ होगा ये, ठीक है। नहीं पढ़ा हुआ तो क्लास देखा है पहले से ही, नहीं मिला है तो ले लीजिएगा, रिक्वेस्ट भेजिएगा NRK9 के व्हाट्सएप पर, मिलेगा क्लास, ठीक है। सो क्या कह रहे हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंदर प्राइसिंग की अगर बात करें तो कंपनी फ्रीली डिसाइड कर सकता है अपने एम्प्लॉयज को किस प्राइस पर वो अपने शेयर्स देगा, ठीक है, इक्विटी शेयर्स किस प्राइस पर देगा। प्रोवाइडेड अकाउंटिंग पॉलिसीज भी फॉलो करने पड़ेंगी एज पर सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट। मेरे साथ बोलो एज पर सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट, सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट। अभी रिसेंटली क्लास डाला हुआ है, बताया भी है, ठीक है, CFL में भी पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, सेक्रेटरी लॉज में भी बताया हुआ है मैंने, ठीक है। अच्छा किसी को रह गया हो तो ले क्लास को, डिटेल में बता रखा है। तो यहाँ पर सिर्फ फटाफट से रिवाइज करवा रहा हूँ। फ्री टू डिटरमाइन द एक्सरसाइज प्राइस एंड सब्जेक्ट टू कंफर्मिंग अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या बताइए, सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट, 133 ऑफ कंपनीज एक्ट। प्राइसिंग लॉक इन, हम जानते हैं कि ऐसे केसों में आपको 1 ईयर के लिए लॉक इन करना पड़ता है, जी हाँ। अब ध्यान सुनना, डिटरमाइन द प्राइस शेयर्स टू बी इशूड अंडर ESPS। ESPS का मतलब क्या है, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। क्योंकि यहां पर भी है ना कम प्राइस पे शेयर, मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे इनको शेयर मिल जाता है। ये लोग तो क्या करेगा, फट से इधर लेगा उधर जाके बेच देगा, बोला नहीं लॉक इन लगाएंगे। तो सब्जेक्ट ऑफकोर्स दोनों चीजें अलग हैं, याद रखना। जब हम बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम या एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, परचेज स्कीम के अंदर अलग तरह से चलेगा मेथड। परचेज का मतलब हम उनको पार्ट बना रहे हैं पब्लिक में। लॉक इन पीरियड ऑफ कितना होगा, मिनिमम 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द अलॉटमेंट, ऑलराइट। एंड अब देखो ये इंपॉर्टेंट बात आती है, मान लीजिएगा लॉक इन पीरियड हो गया, ए लिमिटेड का एम्प्लॉय है जिसको एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम के अंदर शेयर्स मिले, उसको अलॉट हो गए, लॉक इन आपने 1 ईयर का लगा दिया। अब ये ए लिमिटेड बी लिमिटेड साथ में जाके मर्ज हो गई, एलो या अमलगमेट हो गई, क्या कह रहे हैं, मर्ज हो गई या अमलगमेट हो गई, तो मेरा लॉक इन का क्या होगा, लॉक इन आपका अब जो जिस कंपनी से मर्ज हुई है उस साथ में एग्जिस्ट हो जाएगा। इतनी सी बात याद रखना, बस एक बार रीड करना, मेन बात समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं। एक कंपनी का एम्प्लॉय ए लिमिटेड का एम्प्लॉय है ए लिमिटेड का, उसको भाई साहब को एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम के तहत शेयर्स अलॉट किए गए थे, शेयर्स अलॉटमेंट हुई थी। अलॉटमेंट होने के बाद में लॉक इन पीरियड स्टार्ट हो गया, क्या हो गया, लॉक इन स्टार्ट हो गया, लॉक इन पीरियड स्टार्ट हो गया। अभी क्या प्रॉब्लम आ गया कि ए लिमिटेड मर्ज हो गई बी लिमिटेड साथ में, बोला अच्छा अब क्या करेगा, तो इसका लॉक इन पीरियड क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपने पहले 6 महीने कंप्लीट कर लिया लॉक इन के तो फर्दर 6 ही चलेंगे, वापस से स्टार्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है।
चलिए सर अगर डेथ हो गया तो भैया लॉक इन पीरियड जैसे काउंट कर देंगे। देखो प्रोवाइडेड फॉर दैट इन द इवेंट ऑफ डेथ और परमानेंट इनकैपेसिटी ऑफ एन एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट ऑफ लॉक इन शैल नॉट बी एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट ऑफ द डेथ और परमानेंट इनकैपेसिटी। हाँ याद रखना भैया, ये बेनिफिट भी तो होना चाहिए। आप देखो एम्प्लॉय को शेयर्स देने के पीछे सिर्फ एक लॉजिक नहीं कि उसको इकोनॉमिकली हमें सिर्फ फोकस करना है, उसके बेनिफिट्स को मिलने चाहिए। अब एम्प्लॉय का डेथ ही हो गया, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, तो इस केस में क्या कर रहे हैं कि जिस दिन डेथ हो गया उसके बाद से लॉक इन एप्लीकेबल ही नहीं होना है। ठीक है, अच्छा अब मजे की बात, अगर आपका मान लीजिए एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक, याद रखें ना दोनों में डिफरेंस है। कहीं बच्चा लोग है ना क्या करता है बता दूं, जब हम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम की बात करते हैं ना तो यहां डेथ वाला प्रोविजन डिफरेंट है, जहां नॉमिनी के केस में उसके लिए कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, यहां हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम की। परचेज स्कीम के अंदर एक बात याद रखना, अगर ये परचेज स्कीम पार्ट हो गया किसका, पब्लिक का, पब्लिक इशू का ही पार्ट है, तो फिर लॉक इन नहीं लगाएंगे इसके ऊपर। देखो if it is the part of public issue, the shares are issued to employee at the same price in the public issue. The shares issued to employee pursuant to the EPS shall not be subject to lock-in. भैया क्या से कह रहे हैं, अगर एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम के तहत हमारा जो है, हमको पब्लिक इशू में हमको शेयर्स मिला है एम्प्लॉयज लोगों को, और सेम प्राइस में मिला है जो पब्लिक को आपने अलॉट किया है, तो फिर लॉक इन नहीं है। लॉक इन मैंने फिर बता दिया क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि जनरली इन्हें मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे शेयर अलॉट कर जाते हैं, और इसे लॉक इन रखाना भी जरूरी है, इसे मार्केट नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा सारा। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स अभी रिसेंटली क्लास में डिस्कस किया हुआ है। नए देखो एक बात समझ रहा हूं, जो नया बच्चा ज्वाइन कर रहा है ना अभी भी, उसके लिए बार बार बताता हूं, जो उनको ऑलरेडी क्लासेस मिला हुआ उनके लिए नहीं कह रहा हूं, उन्हें तो पता पड़ा है अभी। तो नया बच्चे जिसने ज्वाइन किया, जिसने नहीं देखा है, वो रिक्वेस्ट कर सकता है, भेज देंगे उसको अलग से। ठीक है, सेम ये भी डिस्कस, ये भी वाला भी क्या था, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स पूरा डिटेल क्लास उसके ऊपर बनाया हुआ है। याद रखना, कोई ऐसा नहीं 1947 का बनाया है, अभी इन्हीं इसी कुछ महीनों के अंदर ही क्या क्लास है, लेटेस्ट क्लास है अभी जो हम पढ़ रहे हैं, दोनों लेक्चर चल रहे हमारे उसी के अंदर है। ठीक है, अब ये जरूर एक बार हम डिस्कस करेंगे, ये हमारे लिए अलग से क्वेश्चन बन सकता है, इसमें हम एफडीआई पॉलिसी 2020 को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, प्रोबेबल भी लग रहा है आने के लिए। आपको ये भी बताएंगे, अरे क्या दिक्कत आ रही है, अरे चलो भाई देखो देखते हैं इसको एक बार वापस, यस इट्स ओके। चलिए देखिए, सब्सटेंशियल एक्विजिशन शेयर टेक ओवर रेगुलेशन 2011 के अंदर अगर बात करें, याद रखना सिर्फ यही बोल रहा हूं अभी ना, ऑफर प्राइस एट विच द acquire announced to acquire the shares from the public shareholders under open offer, the offer price shall not be less than the price as calculated in the regulation 8। और अभी बताऊं मैं आपको, वही सेम हम मेथड वहां पे भी अप्लाई करके देखते हैं, वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस को कंसीडर करते हैं वहां पे भी। रेगुलेशन 8 को लेके एक डिफरेंट क्लास अलग से बनेगा, खास तौर से मैं आपको बताऊंगा। अभी वापस एक लेक्चर रेडी कर रहे हैं इसके लिए, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स टेक ओवर कोड के ऊपर, वहां देखना। अब ये जरा एक बार फटाफट से देख लो, ये क्वेश्चंस अच्छा बनता है। कंसोलिडेटेड एफडीआई पॉलिसी 2020 ने क्या कहा, अगर मान लीजिएगा कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स अलॉट कर रही है उसको जो है नॉन रेजिडेंट, तो एफडीआई पॉलिसी अट्रैक्ट हो जाएगा ऑफ कोर्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऐसे केसेस में प्राइस कैसे डिटरमाइन करेंगे उसे देख लेते हैं, बहुत सिंपल सी चीजें भी। कहता प्राइस वर्क आउट इन अकॉर्डेंस विद द सेबी गाइडलाइंस एज एप्लीकेबल वेयर शेयर्स ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड ऑन एनी आरसी। बोला ठीक है, किसको दे रहे हैं शेयर, लेकिन शेयर दे रहे हैं किसको, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, अंडर एफडीआई पॉलिसी शैल नॉट बी लेस देन, कह रहा है क्या, अभी देखो यहाँ पर देखो ए बी एंड सी तीनों को हम कैलकुलेट करने वाले देखने वाले हैं। फिर सुनना बहुत ध्यान से, पर्सन नॉन रेजिडेंट इंडिया, जिसको हम लोग पर्सन नॉन रेजिडेंट इंडिया, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपनी का शेयर्स दे रहे हैं। और मैंने जैसे कहा कि क्योंकि ये इंटरनेशनल एंगल आ गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेट होने वाला है, इसके लिए पॉलिसी की बनाई गई है। पहला कहता है कि प्राइस कैसे डिसाइड की जाएगी, एज पर सेबी गाइडलाइंस। बोला ठीक है, तो फिर देखो आगे चलो, कहता है द फेयर वैल्यूएशन ऑफ द शेयर्स डन बाय द सेबी रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर और चार्टर्ड अकाउंटेंट एज पर द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्राइसिंग मेथोडोलॉजी ऑन आर्म्स एंड बेसिस वेयर द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट लिस्टेड ऑन आरएसओ। मतलब अगर ए वाले पॉइंट में हमने कंसीडर किया कि अगर कंपनी के शेयर्स आरएससी पे लिस्टेड नहीं है इन इंडिया, आरएससी पे लिस्टेड नहीं इन इंडिया, तो हम बी को अप्लाई कर देंगे। बी का मतलब ये है कि वैल्यूएशन जो होगी शेयर्स की वो रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर, जो कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर होगा, या चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस, बेसिकली हैविंग अ 10 years एक्सपीरियंस कंसीडर करते हैं। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में 10 years का एक्सपीरियंस है और जो वैल्यूएशन का काम करते हैं, वो इसकी प्राइस डिटरमाइन करके बताएंगे। बोला ठीक है, वो प्राइस के लिए जो डिटरमाइन करेंगे उसमें देखिएगा हम लोग प्राइसिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उनको देखेंगे।
ठीक है सर। फिर सी देखते हैं, द प्राइस इज एप्लीकेबल टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फ्रॉम रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट एज पर द प्राइसिंग गाइडलाइंस लेड डाउन बाय द रिजर्व बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम वेयर द इशू ऑफ द शेयर्स नॉन ऑन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। अगर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बेसिस के केसेस में है तब क्या देखेंगे हम लोग, आरबीआई बोलेगा सुनो ट्रांसफर कर रहे हो, बोला हाँ, एक्सचेंज रेट तो हम लोग बताएंगे ना। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ सुनो, the price is applicable to transfer of shares from resident to non-resident as per the pricing guidelines laid down by the Reserve Bank of India from time to time with the issue of shares in non-preferential allotment। बात पकड़ में आ रहा है? अगर रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट को भेज रहा है तो भैया हम आरबीआई की गाइडेंस फॉलो करेंगे। अब सर आरबीआई गाइडेंस करेंगे स्पेसिफिकली एक्सचेंज के ऊपर ध्यान रखना, एक्सचेंज के बेसिस में बताती है। तो तीन तरीके हमने सीखा है एफडीआई पॉलिसी के अंदर। फर्स्ट, अगर शेयर्स लिस्टेड इन आरएससी इन इंडिया, ऑन आरएससी इन इंडिया, इन दैट केस सेबी ने जो गाइडेंस बताई अभी पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, प्रेफरेंशियल बेसिस के केसेस में, प्रेफरेंशियल इशू के केसेस में। फिर दूसरा, अगर नहीं है लिस्टेड तो यहां पर फेयर वैल्यूएशन किसके थ्रू होगी? रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर, सेबी विद रजिस्टर्ड विद द सेबी, ऑलराइट, या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। फोर्थ वन इज, क्योंकि अगर कोई रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट को ट्रांसफर कर रहा है, इस केस में क्या होगा? आरबीआई ने जो गाइडलाइंस इशू की हुई है रिस्पेक्ट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट वेयर नॉन रेजिडेंट including NRI are making an investment in an Indian company in compliance with the provision of Companies Act as applicable by way of subscription to a memorandum of association or and such investment may be made at a face value of subject to the eligibility to invest in the under the FDI scheme। ठीक है सर, ऑलराइट सर, फेस वैल्यू को निकालेंगे अकॉर्डिंग इशू ऑफ FCCB एंड डिपॉजिट रिसिट्स। अब ये क्या कर रहे हैं? FCCB है इशू हम कॉस्ट फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, हम लोग डिपॉजिट रिसिट्स अगर आउटसाइड इंडिया इशू करते हैं तो हम लोग जानते हैं जो ओवरसीज डिपॉजिटरी होती है वो हमारे लिए काम करेगी। उसके केस में प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा? प्राइस पहले कह रही है जो दिस प्राइस पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, मतलब हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, हमारा इंडिया का अंदर जो इन्वेस्टर लोग हैं ना, उनको जिस प्राइस पे आपने अलॉट किया उस प्राइस से कम नहीं होना चाहिए किसी हाल में। देखो, the pricing of the eligible security to be issued or transferred to a foreign depository for the purpose of issuing a depository receipt should not be less than the price applicable to a corresponding mode of issue or other transfer of securities to domestic investors under the relevant, जिस प्राइस पर आपने अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को इशू किया था उससे कम नहीं होगा। क्लियर एकदम? सेम हम यहाँ देखेंगे इशू ऑफ राइट शेयर एंड बोनस शेयर के केसेस में भी। अच्छा, यहाँ मजे की बात है, कंपनी अपने एग्जिस्टिंग नॉन क्या कह रहा है, एग्जिस्टिंग नॉन रेजिडेंट इंडियन इन्वेस्टर्स को भी ऑफ कोर्स देगी, राइट बनेगा। अब यहाँ पे भी ध्यान से सुनने की बात, फेमस प्रोविजन अलाउ इंडियन कंपनीज टू फ्रीली इशू राइट अ बोनस शेयर टू एग्जिस्टिंग नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर्स सब्जेक्ट टू adherence sectoral cap if any। However, such issue of bonus or right issue has to be in accordance with the other laws, statutes like Companies Act, applicable SEBI ICDR regulations, of course, in case of a listed company. The offer on the right basis of the person resident outside India shall be, in case of a company listed on RSC in India at a price determined by the company. In case of नहीं listed है तब क्या करेंगे? At a price which is not less than the price at which the offer of the right issues resident to the resident shareholder। सर कैसे, कितना स्पीड से बोल दिया आपने? स्पीड तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, फिर सुन लो। क्यों? ध्यान सुनो समझो। हम कह रहे हैं यहाँ पर क्या, अगर कंपनी राइट इशू बोनस इशू अपने एग्जिस्टिंग नॉन रेजिडेंट पहले से हमारा लोगों का मेंबर है वो, लेकिन कैसे हैं वो? नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, बोलो ठीक है, इनको देना चाहता है, दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, दे आर एलिजिबल प्रोवाइडेड उन्हें कंपनीज एक्ट की प्रोविजन है, फेमा की गाइडलाइंस है, सेक्टरल कैप मतलब इतनी भी इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे जितनी हमारी सेक्टर में अलाउड नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मान चलेगा बैंकिंग में हमने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है तो उसके कैप से ज्यादा नहीं होगी इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, दूसरा कह रहा है अगर लिस्टेड है तो सेबी आईसीडीआर के रेगुलेशन फॉलो करने हैं। अगर लिस्टेड है तो कहता है प्राइस डिटर्मिनेशन जो होगी वो कंपनी डिसाइड कर लेगा, बोले ठीक है, वही कंसल्ट करके विद द इंडियन मर्चेंट बैंक, ऑलराइट। और अगर लिस्टेड नहीं है, इसके केस में क्या कह रहे हैं, जो भी प्राइस आप यहाँ पे ऑफर करेंगे, मतलब किसके केस में? राइट इशू। बोनस शेयर में तो प्राइस मत लगा देना तुम, राइट इशू की बात कर रहा हूं। राइट में जब तुम प्राइस दे रहे हो अपना रेजिडेंट शेयर होल्डर्स को, उस प्राइस से कम पर हम नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर्स को नहीं दोगे। बात पकड़ में आ गया? सिंपल एकदम, ठीक है। वैल्यूएशन स्ट्रेटेजी फॉर मर्जर आगे वाला क्लास के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए नहीं कह रहा हूं। अब यहां पर इस सेशन के अंदर कोई भी डाउट है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है, तो डिस्कस कीजिएगा, पूछेगा, है ना, कहना व्हाट्सएप पे, यहां पूछना चाहे कमेंट बॉक्स में यहां पूछेगा, डेफिनेटली आई ट्राई माय बेस्ट टू आंसर और रिजॉल्व योर क्वेरीज। एंजॉय कीजिएगा, गुड बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू अटेम्प्ट योर टुडे टेस्ट सीरीज। गुड बाय, टेक केयर।